अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल केमी कैट का जो सेकंड टेस्ट है वो अरेंज हुआ था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने ये टेस्ट दिया था तो उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि पिछले टेस्ट में जो है ना बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें क्या हुई थी, अफियर हुई थी, आई थी और या उन एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो है ना इन ही टेस्ट में इस्तेमाल हुआ था। तो आज जो टेस्ट हम आपको एक्सप्लेन करवा रहे हैं तो इसका बेसिक पर्पज भी यही है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अगले टेस्ट के लिए थर्ड टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो वो इसकी एमसीक्यूज के बेस पे जो है ना बहुत सारे एमसीक्यूज उधर टिक करवा सकते हैं और साथ में जिन्होंने अभी ये टेस्ट दिया तो वो अपनी मार्क्स को काउंट करवा के अगर उनके मार्क्स कम आ रही हो तो फिर वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए अप्लाई करे, क्योंकि केमी की तरफ से इसी साल ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए कि उनके साथ जो है ना 3 चांसेस थी टेस्ट देने की। तो जिस टेस्ट में फिर उनकी मार्क्स ज्यादा आती है तो उसी के बेस पे फिर उसको एडमिशन मिल सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे केमी कैट का जो सेकंड टेस्ट है उनकी करेक्ट आंसर की और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है हर एक एमसीक्यूज की हम एक्सप्लेनेशन आपको करवाएंगे ताकि नेक्स्ट टेस्ट में जो है ना फिर उसकी अगर कंसेप्ट भी उस एमसीक्यूज के आ जाए तो आपको आसानी से जो है ना वो एमसीक्यूज समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करवाएं जो अभी टेस्ट के लिए जो है ना थर्ड टेस्ट के लिए वो तैयारी कर रही है या जिन्होंने अभी ये टेस्ट दिए है। ओके, तो सबसे पहले केमी कैट का जो सेकंड टेस्ट कल अरेंज हुआ था तो उसमें सबसे पहला जो पोर्शन आया था वो फिजिक्स का था और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल उसके एमसीक्यूज थे बाकी टेस्ट के हवाले से, बाकी टेस्ट के बनिस्बत। द फर्स्ट एमसीक्यूज इसमें क्या था कि द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। तो इसमें जो है ना एनर्जी के डायमेंशन किस चीज के साथ सेम होता है, वो वर्क के साथ, क्योंकि कि दोनों का जो वो होता है ना यूनिट होता है, तो एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है और वर्क का यूनिट भी जूल होता है। जब दोनों की इक्वेशन आप सॉल्व करवाओगे तो उससे जो है ना डायमेंशन दोनों की क्या आएगा, सेम आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो कौन सा जो है ना वो यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। तो ये द ओनली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना ये इसमें यूनिटलेस भी और डायमेंशनलेस भी। क्यों? क्योंकि बाकी सारों की यूनिट्स है लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, वो रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम। तो दोनों को स्पीड ऑफ लाइट दोनों अपनी उस यूनिट को कैंसिल करवाएगा तो आपके पास नेट 0 यूनिट आएगा। तो 0 ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और साथ में डायमेंशनलेस भी हो जाएगा। ओके, फिर जो है ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट की कौन सी एग्जांपल है। तो इसमें जो है ना एंगुलर मोमेंटम ओनली ऐसा है कि क्या है, ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट से जो है ना फिर वेक्टर प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम किस चीज से बनता है, इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, फिर साथ में उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है तो दोनों की उससे प्रोडक्ट से जो है ना बन जाएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो इसी वजह से वेक्टर प्रोडक्ट है। अच्छा, फिर 4 नंबर क्या कहते हैं, मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। तो ये पिछले टेस्ट में भी वही की वही एमसीक्यू जो है इधर रिपीट हुआ है कि जो मास एक्सेलरेट होता है यूनिफॉर्मली तो उस पे जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स कौन सा होगा, तो 0 होगा या कांस्टेंट बट नॉट 0 होगा, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ये वाला है कि एज कांस्टेंट बट नॉट 0, उस पे फोर्स कांस्टेंट लगेगा लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो फोर्स 0 हो। ओके, तो तभी जो है ना एक्सेलरेटली यूनिफॉर्म करेगा। फिर इसके बाद जो है ना 5 नंबर, P is the momentum of an object of mass m, then the expression p square by m has the same unit as acceleration, energy, force, impulse। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपके पास ये एनर्जी वाला आता है। क्योंकि पी स्क्वायर बाई एम से क्या आता है, एम स्क्वायर आता है ना, लेकिन एनर्जी या जिसको आप वर्क कहें तो वर्क एनर्जी सेम कहेंगे तो वर्क इजिकल टू डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस। एफ एस क्या है, डब्ल्यू इजिकल टू एफ इजिकल टू एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू वी बाई टी, तो इससे आएगा एम वी एस बाई टी। अब v किस चीज के बराबर होता है, v s बाई टी के बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो ये इधर जो है ना v की जगह s बाई टी लिख दो तो एम एस स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। अब एम एस स्क्वायर बाई टी स्क्वायर फिर किस चीज के बराबर होते हैं, वो v स्क्वायर, क्योंकि s बाई टी इज इक्वल टू v, तो s बाई टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इस तरह ये हो गया। और ये जो पी स्क्वायर बाई एम है ये किस चीज के बराबर होते हैं, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम, एम काट जाएगा तो इससे आ जाएगा
एम वी स्क्वायर। तो इधर भी एम वी स्क्वायर आ गया, इधर भी एम वी स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के क्या होते हैं, दोनों के पी एज द मोमेंटम ऑफ मास आई थिंक द एक्सप्रेशन पी स्क्वायर बाय एम द सेम यूनिट। तो यूनिट दोनों की सेम होगी एनर्जी और साथ में जो है ना किस चीज की, मोमेंटम की। ओके, अब इसके बाद जो है ना फिर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर टू एंगल्स व्हिच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री एंड सम स्पूटिफाई। तो जब दो वो होते हैं ना, दो एंगल्स जिसकी म्यूचुअली प्रोजेक्टाइल रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, तो वो क्या होता है, सेम हो, दोनों की रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम हो, तो वो कौन सी एंगल है, उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये टर्मिनोलॉजी आपने सुना भी होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल हम वो एंगल को कहते हैं ना जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक 60 आ गया तो दूसरा इसके खिलाफ 30 आता है, तो अगर एक 30 आता है तो दूसरा 60, एक 50 तो दूसरा 40 आता है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और इसका जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो क्या होगा, वो सेम होगा। ओके, फिर 7 में अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड while standing in a train moving with uniform velocity। तो ये भी पहली टेस्ट का एमसीक्यूज है कि अगर कोई बंदा जो है ना वो आगे जा रहा है, उन्होंने एक बाल को ऊपर फेंक दिया, तो वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ वो शख्स गाड़ी में जा रहा है, तो अब ये बाल जो है ना ये उसके आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, या उसके हैंड में, तो ये उसके हैंड में गिरेगा। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन करवा रहा हो तो एक्सेलरेशन मोशन में उसके बिहाइंड गिरेगा। अगर वो जो है ना डिक्सेलरेशन मोशन करवा रहा हो तो फिर उसके आगे गिरेगा, लेकिन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो फिर उसके हाथ में गिरेगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कंजर्वेटिव फील्ड। तो कौन सा कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, कंजर्वेटिव फील्ड है ये सारी के सारी। और नॉन कंजर्वेटिव में फिर वो आते हैं जैसे कि रेजिस्टिव फोर्स है, तो वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फिर आता है। अप्लाई व्हील रोटेट्स विद एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 रोटेशन पर मिनट। द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकंड है। तो आपके इधर जो है ना 1 सेकंड में रेडियन मांग रहा है, इधर जो है ना आपको रेडियन दिया गया है किस चीज में, पर मिनट में। तो सबसे पहले आपने तो इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करवाना है। तो जब आप इसको पर सेकंड में 3000 रोटेशन पर मिनट जब पर सेकंड में कन्वर्ट करवाओगे तो इससे आएगा क्या, 60 में आप डिवाइड करो इसको, तो 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 60 नहीं सॉरी 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो इस पे, ये वाला है 3000 रोटेशन पर मिनट है ना, तो इसको जो है ना आप क्या करो 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर जो है ना आप इसकी इक्वेशन निकालो, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 50 रोटेशन पर मिनट, ये आपके पास आ जाएगा। फिर जो है ना आप इसके साथ क्या करो, जो एंगुलर स्पीड होता है, तो उस एंगुलर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर। जब 2 पाई आर के बराबर होता है तो इधर रोटेशन या एन, 2 पाई एन या आर सेम थिंग, तो इधर एन या रोटेशन कितनी आ गई, 50 रोटेशन पर सेकंड आ गई ना, तो वो आप इधर जो है ना इसमें डाल दो 2 पाई आर में वो डाल दो, तो इससे आ जाएगा 100 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो ये आपके पास एंगुलर स्पीड हो गया। अब एंगल आपसे इधर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, रेडियन मांग रहा है। तो जब रेडियन हम मालूम कराते हैं टी इक्वल टू डब्ल्यू टी, डब्ल्यू हमारे पास आ गया 100 पाई रेडियन, टी जो है ना हमारे पास 1 सेकंड में मांग रहा है, तो आप इसकी टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो ये वही के वही 100 पाई रेडियन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा 100 पाई रेडियन। ओके, फिर जो है ना इसके बाद 10 नंबर एमसीक्यू, the moment of inertia of an object does not depend upon mass of the object, mass of distribution, angular velocity, axis of rotation। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे जो है ना वो डिपेंड नहीं करवाता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं करवाता है, या मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, या एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो ये किस चीज पे नहीं करवाता है, ये जो है ना ये नहीं करवाता है, ये एंगुलर वेलोसिटी पे, क्योंकि बाकी सारे जो है ना उस चीज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करवाता है, लेकिन वाहिद एंगुलर वेलोसिटी ऐसी है जिसपे जो है ना ये डिपेंड नहीं करवाता। द वेव वेलोसिटी एंड मीडियम डिपेंड्स अपॉन, तो वेव वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करवाता है, इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी पे। तो ये दोनों तो आपको कंफर्म है कि इन दोनों पे वेव वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड करवाता है। होमोजेनिटी, तो ये तीसरा आ गया, तो आपने जो है ना सारों को करेक्ट करवाना है कि ऑल ऑफ द अबव भी जो है ना वो डिपेंड करवाता है। ओके, फिर आप द नंबर ऑफ लूप्स एंड स्टेशनरी वेव्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, नेचर ऑफ द वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। तो नंबर ऑफ लूप्स किस चीज पे डिपेंड करवाता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है ना 1 सेकंड 1 मिनट में वो पास हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स जो है ना वो आपको फ्रीक्वेंसी से मालूम होते हैं कि कितनी लूप्स जो है ना वो, या नंबर ऑफ लूप जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उतना ऑलरेडी जो है उसकी नंबर ऑफ लूप ज्यादा होगी। 13 नंबर पे डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, तो डॉपलर इफेक्ट किस चीज को एप्लीकेबल होता है, साउंड वेव्स को, लाइट वेव्स को, ट्रांसवर्स को। तो ये बोथ साउंड
एंड लाइट वेव्स, दोनों को ये क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, ये एप्लीकेशन में इसके आते हैं। अच्छा, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग। तो ये आपको जो है आसानी से इजी एमसीक्यू है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कलर ऑफ ब्लू होता है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी पोलराइज, तो कौन सा जो है ना वो पोलराइज नहीं होता, तो रेडियो रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, अल्ट्रासोनिक। तो ये पहली तीन जो है ना ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, वो पोलराइज्ड होते हैं। लेकिन ये जो तीसरा वेव है ना ये वाला, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, वो पोलराइज नहीं होती। तो इस वजह से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलराइज्ड होते हैं। तो इसमें आते हैं डी नंबर। ओके, फिर जो है 16 में, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, इमेजिनरी नंबर। तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसो मींस सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, तो उसके इनर टेम्परेचर सेम होता है, तो उसमें किस चीज में चेंज नहीं आएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो ये वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिर दिस इज बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, द हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स इज कॉल्ड, तो वो कौन सा हीट इंजन है जो रिवर्स में ऑपरेट होता है। रिवर्स का मतलब है कि आमतौर पर क्या होता है, हार्ड से चीज कोल्ड में जाती है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कोल्ड से चीज हार्ड में चली जाती है। ओके, तो फिर ये होता है द रेफ्रिजरेटर वर्क इज ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हार्ड रिजर्वायर। तो ये कौन सा इसमें है, ये रेफ्रिजरेटर जो आप में काम करवाता है। ओके, फिर इसके बाद द रेशियो ऑफ द हीट एक्सेप्टेड टू द हीट रिजेक्टेड इन अ कार्नोट इंजन गिव्स बाय, तो जो हीट एक्सेप्टेड होता है, हीट एक्सेप्टेड का आप जो है ना रेशियो लगा दो किस चीज के साथ, हीट रिजेक्टेड। हीट एक्सेप्टेड कौन सा होता है, Q2 पार्ट होता है, और हीट रिजेक्टेड जो है ना वो कौन सा होता है, Q1 पार्ट होता है उसका। हीट एक्सेप्टेड जो है ना वो, तो ये कौन सा है, ये हमें क्या शो करवा रहा है, ये एफिशिएंसी हमें शो करवा रहा है किस चीज की, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। ओके, अच्छा, एक सूप बबल एस चार्ज, तो जब आप सूप बबल का चार्ज करवाते हो तो सारों पे जो है सेम चार्ज आएगा, इनर साइड पे सेम चार्ज आएगा, आउटर साइड पे अलग सेम। अगर इनर साइड पे पॉजिटिव है, आउटर साइड पे नेगेटिव आएगा, तो सारी की सारी एक ही लेयर पे जो है सेम चार्ज आएगा। जब सेम चार्ज हो, जो एक दूसरे को क्या करेगा, वो एक दूसरे को क्या करवाएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करवाएगा। जब एक दूसरे को रिपेल करवाते हैं तो ऑलरेडी जो है ना क्या होगा, उसका साइज जो है ना वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, तो इट्स इंक्रीज इन साइज आएगा। ओके, फिर जो है ना ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन लाइक चार्जेस साइज ऑफ द बबल विल टेंड टू इंक्रीज। अच्छा, फिर 20 में ओहम क्रॉस पेरियड इज इक्विवेलेंट टू, ओहम पेरियड के जब आप क्रॉस करवाते हो तो याद रखिए एक दूसरे के अपोजिट है। ओहम क्या होता है, रेजिस्टेंस, पेरियड क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो जब आप कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू V बाई I, कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q बाई I, Q इक्वल टू IT बाई V हो गया ना। तो ये दोनों जब आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे क्या क्रॉस करवाते हो, तो इससे सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास सिर्फ टाइम बच जाएगा। ये I बाई V और V बाई I एक दूसरे को कैंसिल करवाएगा, आपके पास सिर्फ जो है ना सेकंड या टाइम बच जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, सेकंड। ओके, फिर जो है ना द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कौन सा होता है, ओहम होता है, ओहम मीटर होता है, ओहम पर मीटर होता है, ओहम मीटर या माहू। तो कंडक्टेंस इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या होती है यूनिट, ओहम होते हैं, तो कंडक्टेंस का होगा माहू होगा। ओके, इजीली क्वेश्चन है। अच्छा, फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल कितनी फील्ड उसकी सराउंड होते हैं, तो इसके इर्द गिर्द 3 फील्ड होते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड और फिर ग्रेविटेशनल। तो ये 3 फील्ड उसकी इर्द गिर्द होते हैं एक मूविंग चार्ज के। ओके, the time rate of change of magnetic flux is the same dimension as that of current, resistance, magnetic induction, potential difference। तो ये आप जो है ना इधर आपने सॉल्व करना है किस तरह, एक आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, दूसरा जो है ना आपके कह रहा है कि किसके साथ इसकी डायमेंशन सेम होगी। तो हम किस चीज पे ट्राई करवा दे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, बाकी पे आप ट्राई करवा दो, लेकिन इसके साथ जो है ना करंट के साथ तो सेम नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस के साथ भी नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पे ट्राई करवा दो। पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला क्या होते हैं, डेल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम ना, या वर्क एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस चीज के बराबर होता है, वर्क डिवाइड बाय एनर्जी, वर्क डिवाइड बाय एनर्जी W बाय Q हो गया। तो इन वर्क का और Q चार्ज का आप जो है ना वो करवा दो, तो वर्क का क्या आएगा ml स्क्वायर T-2 और चार्ज क्या आएगा AT। तो ये दोनों जब आप करवा दो तो ml स्क्वायर और T-3 A-1। अब जो है ना आप मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ये एनर्जी का हो गया, आप जो है ना आप पोटेंशियल डिफरेंस का वो करवा दो। अच्छा, ये जो है ना ये किसी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इधर जो है ना आपको ये वाला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास, और ये किस चीज का, मैग्नेटिक फ्लक्स आप मालूम करवाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेल थीटा डिवाइड बाय
डेल टी। तो ये जब आप मालूम करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए के बराबर होते हैं डिवाइड बाई टी। बी जब आप मालूम करवाते हो तो बी किस चीज के बराबर होता है, एफ ए डिवाइड बाई क्यू वी टी के बराबर होते हैं ना। तो दोनों को आप इसका जो है ना वो डायमेंशन मालूम करवा दो तो आपके पास आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये और साथ में ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा इसका डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स की। ओके अच्छा, फिर जो है ना 24 पे आपको क्या बता रहा है, ट्रांजिस्टर सर्किट बेसिकली एक्ट एज वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और करंट एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है कि ये क्या होगा, ये करंट एम्पलीफायर के तौर पर काम करवाते हैं किस चीज में, एक सर्किट में। ओके फिर इसके बाद जो है ना द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्स रे इनहेलेशन ऑफ मैटर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट आते हैं और लाइट के थ्रू जो है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, लेकिन एक्स रे इसके अपोजिट है। कैसे, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आते हैं और लाइट को रिमूव करवाते हैं। लाइट क्या होते हैं उसमें, एक्सरेज होते हैं। तो इस वजह से ये एक दूसरे की अपोजिट है। ओके द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की कितनी एनर्जी होती है, तकरीबन -13 है कि -6, अभी मैं भूल गया, लेकिन नेगेटिव में होता है। किस चीज में होता है, तो नेगेटिव हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में उसका एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा फिर जो है ना द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, नन ऑफ द अबव। तो बाइंडिंग एनर्जी किस चीज के लिए जो है ना वो ग्रेटर होगा, तो वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, क्योंकि इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करवाते हैं, फिर आपको खुद देख लें। लेकिन इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जितने भी होते हैं ना, जैसे कि आयरन वगैरह हो गया, तो वो क्या होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी उसकी ग्रेटर होते हैं और वो स्टेबल न्यूक्लियर होते हैं। तो यह था आपका फिजिक्स का पोर्शन। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पे। तो केमिस्ट्री में 20 Hp 10 मोल्स ऑफ H2O कंटेंट। तो ये उधर जो है ना याद रखिए, आपको उधर ये नहीं दिया गया होता कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिजिक्स का है, लेकिन आपको पता चलता है कि अभी मैं केमिस्ट्री में लग गया हूँ और अभी जो है ना इसके बाद जो है ना मैं फिर शुरू करूंगा केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरह के आपको पता चलता है उधर। अच्छा केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री पोर्शन में 10 मोल्स ऑफ H2O कंटेंट्स। तो आप 10 मोल्स ऑफ H2O, ये देखिए आप 100 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स तो ये तो एन करेक्ट है, लेकिन एक दूसरा आप देखिए 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह, H2H हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होगी। तो 10 मोल्स में कितनी होगी, तो मतलब ये है कि 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 मोल में फिर 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सी ऑप्शन है 30 एटम्स, तो 30 एटम्स भी इसमें होते हैं, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में 2 एटम हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन की, तो कितनी हो गई, 1 मोल में हो गई 3 एटम, 1 मोल में 3 एटम हो गए ना। तो 10 मोल में 10 में 30, तो 30 एटम्स भी हो सकते हैं। और साथ में जो है ना ये दोनों ऑप्शन इसमें क्या है, मुझे करेक्ट लग रही है दोनों ऑप्शन, फिर आप इसको खुद कंफर्म करवा ले, लेकिन मोस्ट सुटेबल इसमें जो है ना वो सी वाला हो सकता है, बाकी दोनों करेक्ट मुझे लग रहे हैं। ओके फिर इसके बाद हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है 0.1 ग्राम में, आपको बताना है कि कितना। तो सबसे पहले आपने 1 ग्राम में मालूम करवाना है, तो 1 ग्राम में कितनी होगी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 40, तो इसको 40 ग्राम 1 ग्राम में या 1 मोल में। और कैल्शियम कार्बोनेट का होगा 100, क्योंकि इससे जब आप मालूम करवाएगी तो 100 आ जाएगा। तो 1 ग्राम में 40/100 ग्राम आएगी, 1 ग्राम में 40/100। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे आएगा आपके पास 0.4 आएगा। लेकिन जब आप 0.1 में आपको मालूम करना है तो 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 0.1 क्रॉस 0.4 इज इक्वल टू 0.04 ग्राम। तो 0.04 ग्राम, ये डी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। अच्छा फिर whether the cathode ray particle have positive or negative charge can be determined by blocking them in obstacle, passing them through the air, passing them थ्रू ऑपोजिटली चार्ज। तो आप कैथोड रे पार्टिकल को आपने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वेदर इट्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ऑलरेडी जब आपने मालूम करना है तो आपने अपोजिट चार्ज से पास करना है। अगर आप नेगेटिव को मालूम करवाते हो तो पॉजिटिव की से पास करो, तो इसको जो है ना अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव को मालूम करना है, नेगेटिव पास करो तो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने जो है ना इसको पास आउट करवाना है किस चीज से, थ्रू ऑपोजिटली प्लेट चार्ज से। ओके फिर 31 में द स्टेटमेंट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एस। तो ये कौन सा बता रहा है, ये जो है ना आपको पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको बता रहा है कि किसी एटम में जो है ना नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव
कोई ऐसी दो इलेक्ट्रॉन नहीं थी जिसकी चारों वन और सीट जो है ना क्वांटम नंबर वो सेम होगी। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन अ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ब्राइट लाइंस ड्यू टू एब्जॉर्ब, डार्क लाइंस आर ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डार्क ब्राइट एंड डार्क लाइंस आर ड्यू टू एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिशन। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये डी ऑप्शन है, ब्राइट एंड डार्क लाइंस आर ड्यू टू ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस रिस्पेक्टिवली। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है ना मुझे इसमें ज़्यादातर सही लग रहा है, क्योंकि ब्राइट लाइट जो है ट्रांसमिटेंस की वजह से होते हैं, डार्क लाइट जो है ना एब्जॉर्बेंस की वजह से होते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको कंफर्म करवा दो, लेकिन मुझे जितना इल्म है तो ब्राइट एंड डार्क लाइंस आर ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्बेंस रिस्पेक्टिवली मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसके बाद जो है ना आएगा 32 पे, वंडरवाल कांस्टेंट ए डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, कंपेयरिंग द फॉलोइंग गैसेस व्हिच वन विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये वंडरवाल फोर्सेस की बता रहे हैं आपको। तो वंडरवाल फोर्सेस कौन सी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वंडरवाल कांस्टेंट ए डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करवाते हैं। तो ये कह रहा है कि ए किसकी ज्यादा होगा, तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसकी ज्यादा होगी तो उसकी ऑलरेडी वंडरवाल कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो इसमें जो है ना नाइट्रोजन है, हीलियम, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो इन दोनों में जो है ना जो फोर्सेस है वो कौन सी है, वो नॉन पोलर है। लेकिन जो वो है ना CH4, तो इसमें पोलर बॉन्ड्स है। तो और दूसरा 4 बॉन्ड्स है इसमें इर्द गिर्द। तो इस तरह से इसकी क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें ज्यादा है। ओके, फिर अब गैस एक्सपेंड सडनली देन नेक्स्ट, जब कोई गैस जो है ना सडनली एक्सपेंड करवाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें करेक्ट वाला कौन सा है, एव गैस डायरेक्टली एक्सपेंड। तो जब वो एकदम एक्सपेंड करवाता है तो इसकी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होगी। क्यों, प्रेशर तो इसके एक्सपेंड करवाया गया तो इस वजह से डिक्रीज होगा। दूसरा टेम्परेचर जो है ना सडनली एक्सपेंड हो गया तो इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कम होगा, तो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बाहर वर्क पे कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा इसका। अच्छा, this is because the gas will doing work on its surrounding and this work will come from the internal energy of the gas। तो इंटरनल एनर्जी से जो है ना ये वो आएगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ PH3 ड्यू टू। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द PH3 ड्यू टू। तो इसमें कौन सा वाला आता है, डिस्पर्जन फोर्स इज ग्रेटर मोलर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 किस वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इस वजह से जो है ना PH3 से ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना आता है, if all of the following liquids are at the same temperature then liquid having least vapor pressure will be। तो जिसकी सबसे least vapor pressure और सेम टेम्परेचर पे तो वो कौन सा होगा, वो हेप्टेन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना जितना आप ऊपर जा रहे हो तो उतना सॉलिडिटी की तरफ वो जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज हाई हेप्टेन हैज द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वेट इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट, साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो इंक्रीज होते हैं, तो इस तरह से इसका वेपर प्रेशर जो है ना वो क्या होगा, कम होगा। अच्छा, कंडेंसेशन नंबर ऑफ सोडियम NaCl is। तो NaCl में सोडियम का कितना है, तो NaCl का जब आप क्रिस्टल लोगे ना, यूनिट क्रिस्टल, तो यूनिट क्रिस्टल से आपको पता चल जाएगा कि 1 सोडियम जो है ना वो क्लोराइड को कितनी वो डोनेट करवाते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो है ना वो शेयर करवाते हैं। ओके, अच्छा, फिर एवरी क्रिस्टल हैज, तो एवरी क्रिस्टल का ओनली 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, बाकी सारी ऑप्शन जो है इसमें क्या है, गलत है। अभी इधर जो है पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स है, तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड की सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होते हैं और इसकी फिर बाकी मोमेंट्स नहीं होती। 40 नंबर में होमोजेनियस लिक्विड्स इक्विलिब्रिया। तो होमोजेनियस लिक्विड इक्विलिब्रिया जो है ना ये सिर्फ C नंबर ऑप्शन में और मे नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज की वजह से कभी अफेक्ट होता है कभी नहीं, फिर इसकी अपनी कंडीशन है, लेकिन इसमें C नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आता है रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो कौन सा जो है ना करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ कैन बी जीरो, ये तो गलत है। ऑर्डर कैन नॉट बी जीरो, ये भी गलत है, जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन व्हाइल मॉलिक्यूलरिटी कैन बी एन फ्रैक्शन। ओके, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन और ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है ना इसमें सिर्फ ये वाला है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसमें गलत है। ओके, इन रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम बाय। तो कैटलिस्ट क्या करवाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो एक तो इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट का इंक्रीज करवाता है। डिक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड। तो ये वाला काम करवाते हैं सी वाला कि इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड
बैकवर्ड रिएक्शन। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट, तो ये तीनों जो है ना हाइड्रोजन शो करवाते हैं। कैसी? जीरो जो है ना वो एलिमेंटल फॉर्म में वो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करवाते हैं। फिर वन जो शो करवाते हैं कौन सी फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म में 1+1, क्योंकि एज बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब अटैच हो तो +1 शो करवाते हैं। लेकिन -1 तब शो करवाते हैं जब ये मेटल के साथ या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच हो, तो फिर ये -1 शो करवाते हैं। तो तीनों शो करवाते हैं। ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेट विद व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस रिएक्ट, तो सॉलिड सब्सटेंस जिस रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या होता है? वो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस एरिया कम होता जाएगा। जितना सरफेस एरिया कम होता जाएगा इतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा हो तो उतना जो है ना रिएक्शन फास्ट होगा, तो रिएक्शन टाइम कम होगा। ओके, अच्छा, फिर द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड, तो स्टैंडर्ड स्टेट में जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन उसको हम कहते हैं। फिर द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इन वाटर टू प्रोड्यूस इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इसमें हम क्या करवाते हैं? हाइड्रेशन करवाते हैं या सोल्यूशन करवाते हैं विद इन वाटर करवाते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसको हम कहते हैं। बर्न हेवर साइकिल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो ऑलरेडी जो है ना इसमें लेटेस्ट एनर्जी मालूम करने के लिए हम बर्न हेवर साइकिल यूज करवाते हैं। रिगार्डिंग बैटरीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, तो कौन सा जो है ना बाकी सारी इनकरेक्ट है, सिर्फ एक उसमें सही है। तो प्राइमरी सेल आर नॉट रिचार्जेबल, ये बात तो गलत है। फिर लीड एसिड बैटरी आर नॉट रिचार्जेबल, ये बात गलत है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ओके, सॉरी, ये प्राइमरी सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल तो ठीक है। लीड एसिड बैटरी इज नॉट रिचार्जेबल, ठीक है। डेनियल सेल्स इज रिचार्जेबल, तो ये भी ठीक है क्योंकि वो रिचार्जेबल होते हैं। लेकिन ये वाला जो गलत है, सेकेंडरी सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। जब वो इस एक मतलब उसमें चार्ज खत्म हो जाए तो फिर वो क्या होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन अल्कली अल्कलाइन अल्कली अर्थ मेटल, तो अल्कली अर्थ मेटल जो है ना कौन सा ग्रुप होता है? फर्स्ट ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप की क्या होते हैं? उसकी करेक्टर ये होते हैं कि उसकी एस में जो है ना सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अच्छा, ऑल आर बेसिक हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट, तो सारी बेसिक है लेकिन सिर्फ इसमें ये बी वाला जो है ना ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है जो बोथ एक्ट एज बोथ एसिड है बेस, दोनों एक्ट करवाते हैं। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये बेरियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? ये बेसिक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, बेसिक नहीं होता। ओके, फिर विच क्लोराइड ऑफ लीड इज आयनिक इन नेचर, कौन सा आयनिक होता है? तो ये ऑलरेडी आपने वो फार्मूला भी पढ़ा होगा, वो जो रूल जिसके लिए होते हैं। तो ये PbCl2 क्या होता है? ये आयनिक नेचर जो है ना वो शो करवाते हैं। वो द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म, तो जब जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें पता है पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म आकर ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो उतना जो है ना पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? वो भी साथ में इंक्रीज होगा। ओके, फिर इसके बाद आता है ये वाला जो है अच्छा 53 मोस्ट ऑफ द कैटालिटिक एलिमेंट्स आर देयर कंपाउंड बिलोंग टू S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। D ब्लॉक के साथ ज्यादा ताल्लुक रखते हैं कैटालिटिक एलिमेंट जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्यों? क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट पेयर D ऑर्बिटल्स व्हिच अलाउ देम फॉर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद एक D ऑर्बिटल ज्यादातर खाली होता है, तो ये जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये एटम्स को अलाउ करवाती है। इस तरह से कैटालिस्ट्स क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर काम करवाते हैं, तो ये कैटालिस्ट प्रॉपर्टी ज्यादातर शो करवाते हैं। द प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन containing compound, study of hydrocarbons and their derivatives, तो ये न्यू मॉडर्न डिफिनेशन जो है ना वो ये सी वाला है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है बायोलॉजी का, इजी है, थोड़ी थोड़ी सी कंसेप्ट है तो हम जल्दी जल्दी से इसको क्या करवाते हैं? फिनिश अप करवाते हैं आसानी से। ओके, टू काउंट सेल, तो इसके लिए सेल काउंटर और सेल काउंटर सेल्स की काउंटिंग के लिए यूज होता है। फिर 9 आउट पेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड 2 सिंगल सेंट्रल ट्यूब्यूल आर प्रेजेंटेड इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, तो 9 आउटर पेयर एंड 2 सिंगलेट सेंट्रल पेयर, तो ये क्या होता है? ये सीलिया और पेजिला में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेंट्रियोल में नहीं होता, उसमें ट्रिपलेट होते हैं। ओके, फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल, कौन सा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेएबल बनाते हैं? तो प्रोटीन, बाकी जो है ना कोई इनहिबिट करवाते हैं, कोई एक दूसरा करवाते हैं, प्रोटीन सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। और द फॉलोइंग आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, तो सारी की सारी डबल लेयर्ड है लेकिन सिर्फ एक है जो डबल लेयर्ड नहीं है, वो कौन सा है? तो वो ग्लाइक्सिसोम है। ग्लाइक्सिसोम क्या होता है? वो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। ओके, फिर इसके बाद आते हैं हम मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता होगा सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट
कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अच्छा, द लिंकेज बिटवीन माल्टोज एस, तो माल्टोज के दरमियान कौन सा लिंकेज होता है? तो माल्टोज के दरमियान 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्या होता है? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। एंड माल्टोज द कार्बन ऑफ वन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज लिंक्ड टू द कार्बन एटम 4, सर ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये ऊपर वाला नहीं है। ओके, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इसके साथ जेनिस से बनते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सी ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है। ओके, फिर केराटिन प्रोटीन आकर्स इन हेयर, नेल्स, आउटर स्किन, ऑल ऑफ दिस। तो केराटिन प्रोटीन किस में होते हैं? ये सारों में होते हैं, हेयर में भी होते हैं, नेल्स में भी होते हैं और उसमें भी होते हैं, आउटर स्किन में भी होता है। अच्छा, ऑल एंजाइम और केमिकली, तो ये क्या होते हैं? केमिकली प्रोटीन होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अच्छा, द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर केटल एज, तो ये 7 है। आपने जो है ना वो जो टेबल है उसमें आपने देखा होगा 7 इसका पीएच है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एंजाइम एक्सेप्ट, सारे एंजाइम के लिए सही लेकिन सिर्फ एक जो है गलत है। देयर ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ठीक है। दे कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, तो ठीक है। दे अल्टर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो ये बात इसमें क्या है? गलत है। एंजाइम का काम डायरेक्शन को चेंज करवाना नहीं होता, वो रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है। ओके, दे रिड्यूस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये बात भी ठीक है। अच्छा, फिर नेचर ऑफ द फॉलोइंग इज द पायोकार्बन कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में ये वाला जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये क्या होता है? ये पायोकार्बन कंपाउंड होता है, आपने उधर देखा होगा। द नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस इन एरोबिक रिस्पायरेशन में कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं? तो एन एरोबिक में सिर्फ 2 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, बाकी जो है ना आप एरोबिक में फिर खुद देखते हैं। तो इधर एन एरोबिक में सिर्फ 2 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। Which type of respiration take place in mitochondria? तो लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये तीनों आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है। ओके, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में आते हैं, बाकी किस चीज में आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। एचआईवी टारगेट सेल्स, तो एचआईवी की टारगेट सेल कौन सा? प्लाज्मा तो नहीं है, टी सेल तो है, बिल्कुल टी सेल भी है और CD4 सेल भी है। तो इस वजह से जो है ना बोथ बी सेल, क्योंकि CD4 क्या होता है? वो टी सेल की टाइप होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल वो क्या होता है? वो CD4 सेल होता है। तो ये दोनों इसमें है, तो इस वजह इसमें जो है ना जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ओके, फिर नेचर ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो कोलेरा नहीं, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया नहीं होनी है, तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना वो क्या है? वो वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, द मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन द वर्ल्ड इज एड्स, एड्स सबसे ज्यादा जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर करवाया था। ओके, तो इसमें आते बी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, फिर बैक्टीरिया व्हिच आर यूज्ड in production in producing transgenic plants such as golden rice, तो golden rice जैसी transgenic plant जो प्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशन। तो ये इसमें क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। फिर इन बैक्टीरिया सेल फूड is stored in the palm of, बैक्टीरिया में फूड किस पाम में स्टोर्ड होते हैं? तो ये 73 नंबर एमसीक्यूज में कि बैक्टीरिया में फूड किस पाम में स्टोर होता है, तो ऑलरेडी जो है ना ये है ग्लाइकोजन, सेम एज जिस तरह की मेल्स में होते हैं या एनिमल्स में होते हैं, तो इस तरह की बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होते हैं। फिर जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट कौन सा है? तो लीच जो है ना भाई, ये लीच एक्टोपैरासाइट है। अच्छा, फिर ये बातें जो है ना ये एंडोपैरासाइट वगैरह होते हैं, लेकिन लीच एक्टोपैरासाइट। द लार्जेस्ट मैमल एज, तो ब्लू व्हेल, आप सबको जो है ना इसके बारे में पता होगा, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है। अच्छा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रीनियम द नेम क्रीनिएटा इज गिवन टू, तो क्रीनिएटा किसको दिया गया था? तो वर्टिब्रेटा, लेकिन वर्टिब्रेटा कार्डेटा में फिर वर्टिब्रेटा, खासकर वर्टिब्रेटा को क्या दिया गया है? क्रीनिएटा या क्रीनियम, क्योंकि इसकी क्रीनियम डेवलप होते हैं तो कार्डेटा में, लेकिन कार्डेटा में वर्टिब्रेटा स्पेसिफिकली, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फिर द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन भी करवा दो आपके लंग में जो वॉल्यूम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं उसको। ओके, अच्छा, फिर इनसाइड द नोज एयर बिकम्स पेटर्ड, मोइस्ट एयर वार्मथ होते हैं, कूल वगैरह नहीं होती, क्लीन भी नहीं हो सकती ज्यादातर, लेकिन वार्मथ होते हैं, क्या होते हैं? गर्म होते हैं, क्योंकि इधर जो है ना ब्लड सप्लाई होते हैं, ब्लड सप्लाई की वजह से जो है ना आपका एयर भी क्या होता है? वार्म डक्ट होता है। अच्छा, हैमबर्गर्स फिनोमेना इज आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, क्यों? क्योंकि क्लोराइड शिफ्टिंग इसमें होता है, इस वजह से क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? वर्टेब्रा नहीं, बोन्स कितने होते हैं? तो 26 बोन्स विद इन द वर्टेब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं।
द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब के आप शुमार करवा दो ना, इधर 14 फलेंजेस है, फिर 5 मेटाकार्पल्स है, कार्पल फिर 8 है, फिर जो है ना इधर 2 अल्ना है और अल्ना रीड जैसे, फिर ये है फ्यूमर है, तो ये कितनी होगी ये सारों का, फिर जो है ना इधर एक क्लेविकल है एक स्केपल है, तो इस सारे को आप कैलकुलेट करवा दो तो आपके पास आ जाएगा कितनी 32 वो आ जाएगी बोन्स आ जाएगी। ओके, फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट एज, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को हम क्या कहते हैं, अर्थराइटिस, सैंपल वर्ड है ये अर्थराइटिस को हम कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है फॉर एवरी 2K that are actively transported to potassium that are actively transported एनवल, तो बाहर कितनी सोडियम आएगी, तो कैसे आप ले लो खान, खान जब अंदर जाएगा तो बहुत सारी Na नौकर को बाहर निकालोगे ना, तो एक 2 खान जब अंदर जाएंगे तो बाहर 3 नौकर निकलेंगे। ओके, तो सोडियम 3 बाहर निकलेंगे। अच्छा, वेन आर द फॉलोइंग एक्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यूज होता है, तो उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं, ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज होते हैं। अच्छा, एक्सोप्थेल्मिया एंड ग्रेव्स डिजीज और कंसर्न विद, आपको पता होगा डायरेक्टली थायराइड की वजह से जो है आपका एक्सोप्थेल्मिया भी होता है और आपका ग्रेव डिजीज भी इसी की वजह से होता है। ओके, द हार्मोन्स व्हिच इज क्लिनिकली यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर एंड हार्ट स्टिमुलेंट इज, कौन सा जो है ना अब ब्रोंकोडायलेटर भी यूज होते हैं साथ में हार्ट स्टिमुलेंट भी यूज होते हैं, तो इसमें आता है कौन सा ना, ए ऑप्शन जो है ना इसमें करेक्ट होता है, कौन सा, एपिनेफ्रिन जो ब्रोंकोडायलेटर भी है और साथ में हार्ट स्टिमुलेंट भी है। द कॉम्पिटिटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया इज, तो कौन सा वाला होगा, इसमें आता है नाइसीरिया गोनोरिया, नाइसीरिया गोनोरिया जो है ना ये गोनोरिया की कॉम्पिटिटिव एजेंट होते हैं। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कंडीशन इज हाइब्रिड, तो ये क्या है, ये डोमिनेंट है दोनों, ये वाला क्या है, ये हाइब्रिड, ये दोनों रिसेसिव है, लेकिन ये क्या है, ये हाइब्रिड है, टी कैपिटल टी स्मॉल। अच्छा, द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम इज, तो कौन सा वाला स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है जो ओवर द टाइम वो इवॉल्व होते हैं, तो स्पीशीज क्या होता है, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इवॉल्व होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन इसमें होते हैं। अच्छा, फिर इंग्लिश की 10 एमसीक्यूज है। द सिनोनिम फॉर एम्बिक्विट्स, तो एम्बिक्विटियस के लिए क्या सिनोनिम होता है, कॉमन, एम्बिक्विटियस और कॉमन जो है ना सेम टर्म है, एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिवली यूज होते हैं, एम्बिक्विटियस एंड कॉमन। अच्छा, फिर व्हाट इज द नेम फॉर वर्ड दैट इज स्पेल्ड द सेम वे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो आप फॉरवर्ड को भी वो करो तो सेम बैकवर्ड है, जैसे कि मैं आपको मैडम, तो MADAM, अगर आप उस साइड से भी करो तो मैडम, इस साइड से भी करो तो मैडम, तो ये इसको क्या है, पैलिंड्रोम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम, जो आप किसी भी तरफ से पढ़ना चाहते हो तो सेम ही आ जाएगा। ओके, फिर आएगा विच लिटरेरी टर्म्स रेफर्स टू द feeling of uncertainty or tension that the readers experience while reading a story, जब रीडर जो है ना स्टोरी पढ़ रहा हो तो कौन सा वो टर्म है जो उसमें जो है ना उसको अनसर्टेनिटी या टेंशन फील हो रहा है, कौन सा ऐसा स्टेज होता है, तो उसको हम सस्पेंस कहते हैं। सस्पेंस स्टेज ऐसा होता है जिसमें रीडर को ये टेंशन भी होता है साथ में अनसर्टेनिटी भी होता है कि अब क्या होने वाला है, उसको सस्पेंस। ओके, फिर व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड एपिमेरल, तो एपिमेरल के लिए जो है ना क्या होता है, टेम्परेरी, एपिमेरल और टेम्परेरी सेम मीनिंग है उसके। ओके, फिर which figure of speech involves the use of exaggeration for emphasis or effect, तो emphasis और effect के लिए जो है ना कौन सा स्पीच यूज होता है, exaggeration जिसमें आप कराते हैं, तो exaggeration के लिए ऑलरेडी क्या होता है, हाइपरबोला, हाइपरबोले, तो ये क्या होता है, इसमें exaggeration यूज होता है। which part of speech is used to describe a noun or pronoun, तो simply जो है ना क्या है, adjective, noun, pronoun को एक्सप्लेन करवाते हैं। Who wrote the famous play रोमियो एंड जूलियट, जो आपकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रोमियो एंड जूलियट, तो ये विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा था। ओके, अच्छा, फिर ब्रेक द आइस एम्प्लाइज, तो ब्रेक द आइस के प्रेस है, तो इसका जो है ना क्या होता है, मीनिंग क्या लोग निकालते हैं, तो वॉक ऑन द आइस शीट, स्लो आइस क्यूब और काइजल द आइस टू मेक बिगिनिंग, तो किसके लिए हम यूज करवाते हैं, मेक बिगिनिंग, हम किस चीज को, मेक बिगिनिंग के लिए फ्रेज हम यूज करते हैं, ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करो, तो ये मेक बिगिनिंग, आप शुरुआत करो, तो इनकी शुरुआत डिफिकल्ट होते हैं जिस तरह के आइस के ब्रेकिंग डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा, व्हाट इज एथिक्स प्राइमरीली कंसर्न विद, तो एथिक्स किस चीज के साथ कंसर्न होते हैं, तो एथिक्स हम कहते हैं किसी मोरालिटी को, जिसमें मोरालिटी स्टडी करवाते हैं ना, तो हम कहते हैं एथिक्स, तो एथिक्स प्राइमरी कंसर्न विद मोरालिटी। फिर which of the following is essential component of ethical behavior, ethical behavior के essential component क्या होते हैं, तो वो honesty and integrity क्या होते हैं, इसके essential components होते हैं। फिर the word ethics is derived from the Greek word ethos, ethos, ethies, atheist,
तो एथोस से जो है ना ये क्या है, ये आखिर है। एथोस, एथिक्स जो है ना ये एथोस से निकला हुआ लफ्ज है, जिसका माना होता है ना एथिक्स या एथोस। अलग सब्जेक्ट फिर आगे आप पढ़ेंगे ये। तो ये क्या था, ये आपका आज का टेस्ट था, 100 MCQ थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई ऑप्शन आपको गलत लग रहे हो तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मेंशन करवा लो, हम उसकी जो है ना फिर करेक्शन करवाएंगे, हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर भी होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज टेस्ट दिया है या नेक्स्ट टेस्ट देने वाले हैं, तो अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करवाएं ताकि वो भी इससे फायदा उठाए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।